दोस्तों नमस्कार। नीति मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण वर्मा। दोस्तों, आज जिस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जैसा एक विषय है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में किस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई हैं पिछले एक साल से। पिछले अगस्त 2024 से लेके अभी तक अगर हम बात करें तो वहाँ पे जिस तरीके से राजनीतिक तौर पे जो सत्ता का जो परिवर्तन किया गया, जिसमें शेख हसीना को अचानक से वहाँ के लोगों ने अपने पद से हटा दिया और उसके बाद में वहाँ पे मोहम्मद यूनुस नाम की एक कठपुतली को बैठाया गया। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये एक अमेरिका की एक साजिश है, CIA का किया हुआ एक ऑपरेशन है। और कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं पीछे से पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसका भी, ISI का भी हाथ है। परंतु ये बातें अपनी जगह ठीक है कि किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है, परंतु इन सारी परिस्थितियों के बाद जो वहां पे हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, जिस तरीके से वहां पे जो जमात ने जो वहां के सत्ता में जो हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया और जहां जिस तरीके से वहां पे जो असामाजिक तत्वों का सत्ता के ऊपर में एक प्रकार से कहा जाए तो पूरे तरीके से कब्जा हो गया। तो इन सारी परिस्थितियों को चलते चलते लगभग लगभग एक साल बीत चुका है। एक साल से ज्यादा ही हो गया है। अगस्त 2005 की अगर बात करें तो सॉरी, अगस्त 2024 से अगर हम बात करें तो अगस्त 2025 पे वो उसको एक साल पूरे हो गए और अभी हम नवंबर की 23वीं तारीख को हैं। तो काफी समय बीत चुका है। अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं और परिस्थितियां भारत के पक्ष में आती हुई दिख रही हैं। जिस तरीके से अभी कुछ समय पूर्व ही वहाँ एक अदालत का गठन किया गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और उसको गठित करने के बाद में शेख हसीना को आनन फानन में फांसी की सजा घोषित कर दी गई और कहा गया कि ये देश बहुत बड़ी देशद्रोही है, इन्होंने गलत तरीके से लोगों को मारा है। और जो मुकदमा उन पे चला वो बहुत ही आनन फानन तरीके से उस मुकदमे को निपटा दिया गया। और किसी भी मुकदमे में जब तक दोनों पक्ष उपस्थित नहीं रहते हैं तब तक उस मुकदमे को हम किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं मानते हैं। एक पक्ष की आपने बात सुन ली, दूसरा पक्ष तो अनुपस्थित था, दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति पे ही और ना आपने उसकी किसी भी तरीके को किसी भी तरीके से उसके क्या पक्ष है उस शेख हसीना का, शेख हसीना अपना पक्ष बिना रखे ही वहां पे उनको फांसी की सजा दे दी गई। फांसी की सजा देने के बाद में जिस तरीके से जो शेख हसीना की पार्टी के लोग हैं उन्होंने एक उग्र रूप ले लिया और परिस्थितियां धीरे धीरे वहां की बदलती चली जा रही हैं। जो जिस तरीके से उग्र आंदोलन पे उतर आए हैं अवामी लीग के लोग, जो शेख हसीना की पार्टी है, उनके लोग जो है, उनके जो नेता जो लोग थे, गलियों मोहल्लों में काम करने वाले जो उनके कार्यकर्ता थे और छोटे से लेके बड़े नेता तक, वो सारे लोगों में एक तरीके से नई ऊर्जा का संचार हो गया। और नई ऊर्जा के संचार के साथ में वहां पे लोग सड़कों में उतर आए। जो लोग शेख हसीना को जब यहाँ देश छोड़ के भागना पड़ा, बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा और उन्होंने भारत में आके शरण ले ली, तो उस समय अवामी लीग के लोग अपने अपने घरों में छुप के दुबक के बैठे हुए थे। वो किसी भी तरीके का विरोध नहीं दिखा रहे थे। परंतु समय के साथ अब परिस्थितियां एकदम बदल चुकी हैं। अब परिस्थितियां अवामी लीग के फेवर में होती हुई दिख रही हैं। अवामी लीग के लोग मशालें लेकर और बहुत उग्र तरीके से रोडों में प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सारी चीजें आप न्यूज मीडिया और इंटरनेशनल चैनल्स और मीडिया चैनल्स में आप आराम से इस बारे में देख सकते हैं कि जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं और उन प्रदर्शनों का बहुत बड़ा फायदा
कहीं ना कहीं भारत को मिलने जा रहा है। और जिस तरीके से जो यूनुस, जो एक प्रकार से कठपुतली बना के जो जिस बंदे को बैठाया गया, और वो अपने आप को अब सत्ता में बैठने के बाद किसी भी बंदे को सत्ता का जो लालच और जो लोभ और जो कुर्सी की जो अपने अंदर में एक लालसा होती है कि आप कुर्सी, और एक कोई भी, ये बहुत नॉर्मल है कि एक बार जो आदमी कुर्सी पे बैठ जाता है तो उसको कुर्सी से हटने का मन नहीं करता। वही मनोस्थिति यूनुस की भी है। मोहम्मद यूनुस भी पहले टाला मटोली करते रहे कि अब चुनाव कराएंगे, अभी स्थितियां अच्छी नहीं है, अभी स्थितियां और बेहतर होने दीजिए, करते 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 जब मिलिट्री कमांडर जो हैं वहां के, उन्होंने जब जो सेना अध्यक्ष है उन्होंने जब यूनुस को साफ तौर पे कह दिया, और वो संविधान में भी कई तरीके के परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे इस बीच में, तो जो सेना है, सेना ने साफ कहा कि आपको किसी भी तरीके का संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदत्त नहीं है। आप कैसे भी किसी भी तरीके से संविधान में, जो बांग्लादेश का संविधान है उसमें आप किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। आपको किसी भी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया से यहाँ पे नहीं बैठाया गया है। आपको एक इंसर्जेंसी की स्थिति जो हुई थी, इंसर्जेंसी की स्थिति में आपको केवल मनोनीत किया गया है कि आप केवल सिचुएशन को संभालें और बहुत जल्द से जल्द चुनाव करें। और यूनुस मियां को ये बात बहुत जल्द समझ में आ गई कि सेना का जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा, सेना जब तक उनके पक्ष में बात नहीं करेगी, तब तक किसी भी तरीके से संविधान में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो उन्होंने घोषणा की कि हम फरवरी 2026 के आसपास हम बांग्लादेश में चुनाव करवाएंगे। परंतु फरवरी 2026 जैसे नजदीक आ रही है, यूनुस मियां की धड़कनें बढ़ रही हैं। यूनुस मियां खोज तलाश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरीके से किस देश में सुरक्षित स्थान मिलेगा। और इसके लिए, क्योंकि जब चुनाव हो जाएंगे और एक बार जो चुनावी प्रक्रिया के तहत कोई भी हो, चाहे वो आवामी लीग हो, चाहे वो जमात के लोग हों, चाहे वो खालिदा जिया की पार्टी हो, कोई भी प्रधानमंत्री के पद में जब आके बैठेगा, और प्रधानमंत्री के पद में जब वो बंदा आके बैठेगा, तो यूनुस मियां की हालत बहुत खराब होने वाली है। यूनुस मियां के जो क्रियाकलाप रहे हैं इस दौरान जब सरकार वहां पे नहीं है, किसी भी तरीके के, ये मनोनीत तरीके से उनको एक प्रकार से अपॉइंट किया गया है कि आप केयर टेकर हैं। तो जब तक ये केयर टेकर के पोजीशन में है, इन्होंने बहुत बुरी स्थिति में बांग्लादेश के सारे इन्वेस्टमेंट्स जो थे वो जा चुके हैं। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है। बांग्लादेश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है बहुत ज्यादा बुरी खस्ता हाल स्थिति में है। और इसी बीच अब अवामी लीग के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, तो हर तरीके से यूनुस मियां गिरते नजर आ रहे हैं। तो यूनुस मियां ये सोच रहे हैं कि चुनाव के जैसे ही नतीजे आए उससे पहले ही यूनुस मियां किसी ना किसी देश में जाके सुरक्षित असाइलम ले लेंगे। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे देशों से बातें कर रखी हैं। इसमें यूएसए भी है, इसमें शायद इनकी जर्मनी से भी बात हुई है, इसमें पोलैंड से भी शायद बात हुई है इनकी, और भी बहुत सारे देश हैं जिनसे इनकी बात चल रही है कि हमको पॉलिटिकल असाइलम दिया जाए। तो और शायद हो सकता है कि, मुझे जो उम्मीद है, ये कहीं नहीं जाएंगे, इनको फ्रांस देगा पॉलिटिकल असाइलम। फ्रांस से शायद इनकी बात पक्की हो चुकी है। तो अब जो करंट में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, करंट की जो परिस्थितियां हैं, आप देखिए बांग्लादेश में जो बांग्लादेशी जो लोग धीरे धीरे करके इन्फिल्ट्रेट करके हमारे देश में आके कहीं कुछ कुछ पश्चिम बंगाल में, कुछ बिहार में, कुछ उत्तर प्रदेश में, देश के अलग अलग हिस्सों में आके इन्होंने रहना चालू कर दिया था। और इनको रहते हुए, भारत में रहते हुए, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 25 साल, मतलब बहुत लंबे समय से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे। अब जब से एसआईआर की घोषणा भारत में की गई है, और बंगाल में आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर की घोषणा के बाद में आप बहुत सारे न्यूज मीडियाज में देख रहे होंगे कि तांता लगा हुआ है बॉर्डर्स के इलाकों पे। जो लोग
भारत को छोड़ के वापस बांग्लादेश जाने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत भीड़ लगी हुई है। रोज के रोज आप न्यूज मीडिया में देख रहे होंगे कि लोग यहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं बांग्लादेश की तरफ। तो एक स्थिति बांग्लादेश के अंदर ये लोग भी बिगाड़ेंगे, और जब ये स्थिति बिगाड़ेंगे, क्योंकि ये छोटी मोटी संख्या में नहीं जा रहे हैं, इनकी संख्या बहुत बड़ी है, और मुझे इस चीज में कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि ये संख्या 70-80 लाख और करोड़ तक भी पहुंच जाए। अगर ये संख्या 70-80 लाख के आसपास, करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी, तो जिस पर अभी जो वास्तविक जो अभी जो वर्तमान स्थिति जो है बांग्लादेश की, वैसे ही वहां पे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, वहां की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। सारे उद्योग धंधे जितने भी थे, टेक्सटाइल, मेजरली टेक्सटाइल का काम है बांग्लादेश में, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एकदम बंद पड़ी हुई हैं। बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, और बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है बांग्लादेश की, वो बंद होने की कगार पे है। तो जब इतने सारे लोग वापस अपने देश की तरफ आएंगे, तो इनको हैंडल कैसे किया जाएगा? इनके रोजी रोजगार, खाने पीने और बाकी सारी व्यवस्थाओं के लिए कैसी स्थिति बनेगी? और जब ये सारी स्थिति मैशअप करेंगी अब उनकी आंतरिक परिस्थितियों के साथ में, तो एक विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाएगी। जब ये एक विद्रोह की स्थिति पैदा होगी, तो भारत के लिए एक बहुत जिसको बोलते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी, भारत के लिए एक बहुत सुनहरा मौका होगा बांग्लादेश को विभाजित करने के लिए। यही हमारे आज का थंबनेल है कि 16 दिसंबर 1971, आपको सभी को पता होगा कि 16 दिसंबर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था बांग्लादेश को। इंदिरा गांधी की सरकार ने 1971 में बांग्लादेश में चढ़ाई करके, हिंदू वहानी के साथ में सहयोग करके बांग्लादेश को आजाद कराया और पाकिस्तान का 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। एक प्रकार से पूर्वी पाकिस्तान जड़ मूल से समाप्त हो गया और उसका नए देश का नाम बांग्लादेश घोषित किया गया। तो 16 दिसंबर 1971 क्या दोहराया जाने वाला है? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि 16 दिसंबर 1971 वापस से दोहराया जाएगा 16 दिसंबर 2025 के आसपास। 16 दिसंबर 2025 के आसपास आप देखिएगा परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलेंगी, और परिस्थितियां अभी भी बदल रही हैं। सेना ने, और परिस्थितियां क्यों बदल रही हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स बताता हूं। सेना ने 3 बड़े बड़े गैरिसन बनाए हैं। कहां पे बनाए हैं? एक बनाया है किशनगंज, बिहार, जो बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है। वहां से अगर हम बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वहां का अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे आप, तो वो लगभग 32 किलोमीटर के आसपास है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है किशनगंज। जो कहां पे किशनगंज की अगर हम लोकेशन देखेंगे, तो जस्ट बिल्कुल, जो लोग कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, हम नॉर्मली उसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, लेकिन आम प्रचलन की भाषा में और जिहादी तत्वों की भाषा में उसको चिकन नेक कहा जाता है। जो आपने शर्जील इमाम और जो दूसरे लोगों से सुना होगा कि हम चिकन नेक को काट देंगे। तो जो पहला गैरिसन है वो है किशनगंज में बिल्कुल, और किशनगंज बॉर्डर इलाका है, लगभग वहां से 32 किलोमीटर दूर है। दूसरा पॉइंट है जो NH-27, अगर आप देखेंगे गूगल मैप में, तो जो NH-27 है, मैं गूगल में एक बार चेक करता हूं। NH-27, यस, NH-27 में जब आप जाएंगे तो NH-27 में चोपड़ा करके एक जगह है। वो कहां पे है? इस्लामपुर से थोड़ा सा ऊपर अगर जब हम जाते हैं हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ, तो वहां पे एक चोपड़ा करके जगह है, और वहां से मात्र 11 किलोमीटर डिस्टेंस है बांग्लादेश की बॉर्डर का। और बांग्लादेश की बॉर्डर का वो इलाका जिसको हम रामपुर के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश का एक इलाका है जो ऊपर आसाम से लगता है, यहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कनेक्ट होता है। तो ये जो इलाका है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में चोपड़ा करके एक जगह है, वहां पे भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ा गैरिसन बनाया है। तीसरा गैरिसन बनाया है आसाम में धुबरी करके जगह है। धुबरी, जहां से ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में एंटर करती है, जस्ट वहां पे एक पॉइंट है,
उस पॉइंट पे एक गैरिसन बनाया है धुबरी जगह पे। ये 3 गैरिसन की जो लोकेशन है, इन 3 गैरिसन की लोकेशन ये बताती है कि जो बांग्लादेश की जो बांग्लादेश का जो रंगपुर क्षेत्र है, रंगपुर क्षेत्र को काटने के लिए ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन 3 पॉइंट से, और अगर आपको याद होगा कि 1971 में भी जब बांग्लादेश में भारतीय सेना ने घुसना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहली जो चढ़ाई बांग्लादेश में की गई थी वो असम के साइड से ही हुई थी। ठीक है, और वहां से जो रंगपुर वाला जो इलाका है, रंगपुर वाले इलाके में ही भारतीय सेना प्रवेश किया था। तो ये फिर से मेरे रंगपुर जो इनका जो इलाका है, रंगपुर इलाके में चोपड़ा, किशनगढ़ और धुबरी, ये तीनों जो जगह हैं, ये तीनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आने वाले समय में। और जो मेरा मानना है, अगर आप इतिहास में अगर हम जाते हैं, तो इतिहास में जब हम जाते हैं तो हमको पता होगा, हम पढ़ेंगे जब इतिहास, तो हमको ये पता चलेगा कि जो चिटगांव वाला जो इलाका है, जो हमारे यहाँ पे नीचे जो म्यांमार की बॉर्डर से लगता है, चिटगांव पे जो चिटगांव हिल ट्रैक के नाम से जिसको जाना जाता है, वो इलाका पार्टीशन के समय पर अंग्रेजों ने भारत को ऑफर किया था। और जो कलकत्ता, जो आज हमारा कलकत्ता है, वेस्ट बंगाल में जो कलकत्ता का जो इलाका है, वो बांग्लादेश को ऑफर किया था, मतलब पूर्वी पाकिस्तान को ऑफर किया था। परंतु भारत ने उस समय चिटगांव को नहीं लिया और कलकत्ता को लिया। और चिटगांव जो क्षेत्र है वो मूलतः हिंदी भाषी लोगों का क्षेत्र रहा है। वहां पे बहुतायत जो पॉपुलेशन है वो हिंदी भाषी लोग हैं। वहां के जो पॉपुलेशन रही है वो हिंदी बोलने वाले लोग रहे हैं। परंतु उस समय की जियोग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए और कोलकाता की इंपॉर्टेंस को देखते हुए भारत ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, हमको कोलकाता चाहिए, हमको चिटगांव नहीं चाहिए। तो जो चिटगांव हिल ट्रैक का जो पोर्शन है, वहां पे अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप में चिटगांव का जो बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट आता है, और शायद आपको याद भी होगा कि आज से कुछ समय पहले हेमंत विश्व शर्मा जी ने एक मैप लोगों को दिखाया था। उस मैप में उनने 2 चिकन नेक का जिक्र किया था। एक चिकन नेक जो मैंने आपको रंगपुर के पास में बताई, और दूसरी जो चिकन नेक है वो मैंने आपको चिटग्राम के नाम से है, उसको चिटगांव हिल ट्रैक भी बोलते हैं, चिटग्राम। तो वो जो जगह है, उस जगह पे अगर आप देखेंगे तो त्रिपुरा के बेलोनिया जो क्षेत्र है, वहां से अगर चढ़ाई करती है, और बांग्लादेश का जो पॉइंट बनता है वो बनता है सोनागाजी करके जो जगह है, अगर वहां का हम टोटल डिस्टेंस देखें तो मात्र 33 किलोमीटर का डिस्टेंस, 53 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उस 53 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में हार्डली, ऐसा मैंने बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स के बारे से जिक्र करते हुए सुना है कि अगर ये 2 कट लगाने हैं, एक जो मैंने आपको अभी त्रिपुरा वाला एक कट बताया और दूसरा रंगपुर वाला अगर कट किया, तो ये 2 पोर्शन अगर भारत को कट करने हैं तो हार्डली ये 24 घंटे का ऑपरेशन होगा। इससे ज्यादा समय हमारी भारतीय सेना को नहीं लगेगा। और जिस तरीके की अभी जो आज ही की खबर है, हमारी CISF, हमारी BSF, हमारे NIA और मिलिट्री, इनके बीच में एक मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में इस पर्टिकुलर जो हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसके ऊपर में एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ है। अब उस डिस्कशन के बाद में उसका रिजल्ट क्या आएगा और क्यों ये डिस्कशन हुआ है, तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है 16 दिसंबर 2025, इसके पहले हमें यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा होता हुआ दिखने वाला है। और ये कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी, क्योंकि अगर बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर बांग्लादेश बहुत बुरी स्थिति में है,
आर्थिक तौर पर बांग्लादेश बहुत बुरी स्थिति में है। और जो अभी हमारे यहाँ से एसआईआर होने के बाद में जो लोग बांग्लादेशी भाग रहे हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो भाग रहे हैं, वो जिस तरीके का मैशअप क्रिएट करेंगे, उस मैशअप को क्रिएट होने में मुझे लग रहा है 20 से 25 दिन में इतनी बड़ी तादाद में बांग्लादेशी यहाँ से मूव करके बांग्लादेश में जाके बैठेंगे, पश्चिम बंगाल से बॉर्डर क्रॉस करके, कि वहां पे एक बहुत भयावह स्थिति क्रिएट होने वाली है। और इस भयावह स्थिति का फायदा भारत की केंद्र सरकार जरूर उठाना चाहेगी। और जो हमेशा से एक हमारे अगर हम रणनीतिक तौर पे अगर हम बात करें कि जो हमेशा से लोग जो जिहादी तत्व चिकन नेक के नाम से जो एक हमेशा उनका एक बना होता है कि चिकन नेक बना हुआ है यहाँ पे, तो चिकन नेक को अब कितना बड़ा किया जाएगा ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ प्रश्न है। परंतु मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय बांग्लादेश के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस विषय में को हम यहीं समाप्त करते हैं। मेरे वीडियो कंटेंट आपको कैसे लगे, कैसा लगा आपको मेरी जानकारी, जरूर आप कमेंट सेक्शन में आके बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि मेरे जो चैनल की रीच है वो बढ़ सके। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।